नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 10th क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हमारा काव्यखंड ठीक है। हम 5 पाठ पढ़ चुके हैं, वो हमारे टेस्ट में भी आ रहे हैं। कुछ व्याकरण के बिंदु पढ़ चुके हैं, वो भी टेस्ट में आ रहे हैं। तो आप बखूबी उनकी तैयारी कर सकते हैं। और हमारे कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो गद्य भाग में हमारे जो लेसन से वो कम पढ़े हमने। तो गद्य भाग में देखिए प्यारे बच्चों कि हम पढ़ेंगे हमारा जो वैसे तो 10वां नंबर दे रखा, क्योंकि 9 तक हमारे क्या चल रहे हैं, वो काव्यखंड के चल रहे हैं। तो 10वां जो पाठ है वो गद्य खंड का पहला पाठ मान के चले, ठीक है। क्योंकि गद्य खंड शुरू हो गया है, पहला ही पाठ का नाम ये है, यानी क्रम संख्या 10 पे आ रही है। 9 किस में हो गए, काव्यखंड पूरे हो गए। 10वां लेसन शुरू हो रहा है गद्य खंड में, कहानी खंड में। इसमें पहला ही जो पाठ है, एक अद्भुत अपूर्व स्वपन। एक अद्भुत अपूर्व स्वपन मतलब एक अद्भुत, अद्भुत का मतलब आज से पहले ऐसा नहीं हुआ, अद्भुत है, थोड़ा सा अचंभा वाला है, स्पेशल है। क्या? अपूर्व है, जो आज से पहले नहीं आया। क्या? स्वप्न, सपना। अर्थात एक ऐसा स्वप्न लेते हैं लेखक महोदय। लेखक कौन हमारे इस पाठ के? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी साहित्य लेखन करते थे, और उसी समय इनको भी 16 साल की उम्र में इन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया है। और लगभग 35 साल की उम्र में इनका भाई वो देहांती हो गए हैं। तो ध्यान रखें कि जो मैंने आपको इसका वीडियो भेज दिया पहले से ही लेखक परिचय का, तो उसमें बहुत सी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। काफ़ी पत्रिकों संपादन भी किया है, और बहुत कम उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और लोगों के मान सम्मान और प्यार ने इसे भारत का इंदु अर्थात भारतेंदु कह दिया है। उपाधि मिल गई है लोगों के द्वारा। इतने पॉपुलर, इतने प्रसिद्ध ये ले रहे हैं, और एक अच्छे आलोचक भी हैं। हिंदी साहित्य में इनका बहुत अग्रणी स्थान भी है। चलो, वो तो उनकी महिमा जितना हम गुणगान करें कम है, लेकिन बात कर रहे हैं कि एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न की कल्पना कर रहे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये क्या है कि एक अच्छे व्यंग्यकार, नाटककार भी हैं। अपने पूरे पाठ में देखना, ऐसे ऐसे बीच बीच में बातें करते हैं, ऐसे हंसी उड़ाते हैं, ऐसा मखौल बनाते हैं, ऐसे व्यंग्य करते हैं लोगों पे। वास्तव में हमें अंदाज़ा लगता है कि इतने गंभीर पाठ में भी ये मजाक कर लेते हैं, अर्थात व्यंग्य कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो इनकी शैली बहुत अच्छी है। तो प्यारे बच्चों, ये कोई कहानी तो नहीं, लेकिन समझने वाला पाठ है, ठीक है। तो इसमें बहुत सी बातें हैं, मैं आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स के आधार पर इस पाठ से अवगत करा रहा हूँ। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि एक जो अद्भुत अपूर्व स्वप्न में, तो यह है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो पाठ है, ये किस विधा पे काम करता है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का व्यंग्य प्रधान निबंध है। कई बार पूछ लेते हैं कि ये कहानी है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, क्या है ये? तो ये निबंध है। क्या है ये? निबंध है। निबंध में कैसा? व्यंग्य प्रधान है, व्यंग्य इसमें दिया है। किस पर व्यंग्य किया है वो देखने की बात है। तो बच्चों, हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो ध्यान रखना किस प्रकार से पूछेंगे कि ये निबंध है, कहानी है, क्या है? तो निबंध है। कैसा है? व्यंग्य प्रधान निबंध है। किस चीज़ पे व्यंग्य किया है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ लेखक ने शिक्षा के व्यावसायिकरण, व्यावसायिकरण का मतलब होता है आज शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई का बाजारीकरण हो गया है, व्यावसायिकरण हो गया है। शिक्षा का मतलब है एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देता है, उसे गलत कार्य छोड़ने के लिए बोलता है, सही कार्य की तरफ अग्रसर करता है, उसके जीवन को सुखमय बनाने के लिए उसे कुछ सिद्धांत, कुछ नियम सिखाता है, और वह व्यक्ति भी उस ज्ञानी व्यक्ति के साथ मिलकर अपने जीवन को सफल बनाता है। ये सीधा सीधा अर्थ था शिक्षा का। लेकिन आज शिक्षा का हो गया व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण का मतलब है कि लोगों ने इस शिक्षा को अपना एक रोजी रोटी का आधार बना लिया। चलो अच्छी बात है, रोजी रोटी का अधिकार तक ठीक है, लेकिन इसके रूप को बदल करके वास्तविक शिक्षा जो देनी चाहिए उसकी बजाय एक युग पाश्चात्य शिक्षा का भी यहाँ पे व्यंग्य किया गया है। ये देखिए, अंग्रेजी शिक्षा पर भी व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजी शिक्षा में आज भी कभी कभी आप और हम देखते हैं, किसी बच्चे को बोल दो कि बेटा 36 लिखो, वो पूछता है कि 36 मीन्स। अब सोच के देखिए, इस हिंदुस्तान में 36 मीन्स पूछ रहा है बच्चा। मातृभाषा का तो उल्लंघन हो गए पहले ही। कहने का मतलब है कि अच्छी बात है कि बच्चे को अंग्रेजी शिक्षा ज्ञान होना चाहिए, समय की मांग है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि 36 मीन्स। किसी बच्चे को कहते बेटा 19 लिखो, 19 मीन्स नहीं लिखना था उसको। इसका मतलब है कि हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षा जो है मनुष्य के चहुमुखी विकास में सहारा नहीं बन रही है, वो उसका एक छोर पकड़ लिया और उसे आगे बढ़ा रही है।
ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा हमें प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला कोई भी सेंटेंस बोल रहा है, शिक्षा का मतलब यही होता है कि सामने कोई व्यक्ति है, वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक आपसे प्रश्न करता है तो आप उसका उत्तर दे सकें, उसे शिक्षा कहा जाता है। लेकिन आज लगभग ये देखा जाता है कि किसी बच्चे को इंग्लिश में आप 69 बोलिए, 36 बोलिए, 19 बोलिए, समझ जाएगा, लेकिन वो ही बच्चा हिंदी में कहीं कुछ लिखा हुआ है उसे नहीं पढ़ पाता है। तो ऐसी कुछ बातों से लेकर अंग्रेजी शिक्षा पर भी व्यंग्य किया है और शिक्षा का व्यवसायीकरण जो हो रहा है उस पर व्यंग्य किया है। और इस पाठ में यही बताया गया है कि शिक्षा जो है उसका रूप कितना बदल चुका है। देखिए व्यंग्य किया गया है, अपना नाम अमर करने के लिए संसार में कुछ नया करने के का वो सोचते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो क्या कर रहे हैं कि अपने बिस्तर पे अपने पलंग पे सो रहे, कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और सोते सोते सोचते यार अपना संसार में नाम कैसे रहेगा, हम ऐसा कुछ काम तो करें जिससे लोग हमें याद करें। तो ये सोचते हैं कि कौन सा काम ऐसे करें कि भाई संसार के लोग अपने याद कर सकते हैं। तो पहले के राजा महाराज लोग है ना, कोई किला बनवा दिया, बावड़ी बनवा दी, या कोई अच्छी सड़क बनवा दी, मंदिर मस्जिद बनवा दिया, तो लोग आज भी उनको याद करते हैं कि सब ये किला सांगा का, ये महाराणा का है, ये सड़क उसने बनवाई है, शेर ससुर ने सड़क बनवाई है, इस तरह से। लेकिन आज मनुष्य क्या बनवाए कि लोग याद करें। देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पलंग पर लेटते लेटते कुछ सोचा, और नींद में सोचते सोचते क्या सोचा, पहला सपना यही है कि मैं मंदिर बनवा देता हूँ। मंदिर बनवा देंगे तो लाखों हजारों लोग उसमें आएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, और जब भी आएंगे तो पता लगेगा ये मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार उस व्यक्ति ने करवाया था, भारतेंदु ने करवाया था, अच्छे इंसान थे, तो लोग उसको याद करेंगे। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि मंदिर बनाने का सपना या मंदिर बनाने की सोची, और थोड़ी देर बाद उनके विचार बदल गए कि इस पाश्चात्य संस्कृति का यहाँ पे अब आगमन हो गया है। अंग्रेजी शिक्षा के चलते समय, अंग्रेजी शिक्षा के इस दौर में लोग मंदिर की तरफ मुंह करके भी नहीं सोएंगे, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, अर्थात आज क्या है कि व्यक्ति के पास और कुछ कार्य करने का समय हो सकता है, लेकिन मंदिर मस्जिद में जाने की वो आवश्यकता नहीं समझता है। और जब मंदिर तक जाएगा नहीं, वहाँ के माहौल को, वहाँ की शांति को, वहाँ की प्रकृति को समझ ही नहीं पाएगा, तो मंदिर ईंट चूना पत्थर का बना एक कमरा ही रह जाएगा। तो मंदिर बनाने का ख्याल निकाल दिया, भूल गए। उसके बाद क्या सोचा कि यार चलो ऐसा करते हैं, पुस्तक लिख देते हैं, पुस्तक लिखेंगे हमारे विचारों की, लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे, कुछ सीखेंगे। लेकिन बाद में विचार आया कि भाई पुस्तक पढ़ लिख तो देंगे, लेकिन पुस्तक लिखने के बाद में जो क्रिटिक्स होते हैं, जो आलोचक होते हैं, वो आलोचक क्या करेंगे, उस पुस्तक को आधी पुस्तक कर देंगे। कैसे, उसमें काट देंगे, ये नियम अच्छा नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है, ये लाइन अच्छी नहीं है, और वो पुस्तक को आधा कर देंगे। आधा पुस्तक तो वो आलोचक ही खा जाते हैं। कहने का मतलब है हमारे देश में आलोचकों की कमी नहीं है। आगे अब सोचे कि यार ये 2 से तो नाम नहीं हुआ, अब क्या करें। दिमाग में आया, इसमें एक लाइन दे रही किताब में कि 2 दिन तक अपनी नींद को पड़ोसी घर भेज दिया, मतलब 2 दिन तक सोए नहीं, रात भर सोचते रहे। तब एक मित्र ने कहा, क्या कहा कि भाई ऐसा करो, पाठशाला का निर्माण कर दो, पाठशाला का निर्माण करने से आपका नाम अमर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा है कि पाठशाला बनवाते हैं। पाठशाला बनवाने के लिए उनके पास जो पैसे रुपए थे, तो उनके पास 11 गाड़ी, अर्थात जो 11 गाड़ी कौड़ी का मिला है, अर्थात बहुत कम पैसे हैं, उनसे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे में अपने मित्रों कहते हैं कि मुझे स्कूल बनवानी, पाठशाला बनवानी है, तो उसके जो इष्ट मित्र हैं वो उसे रुपये पैसा देते हैं, और उस पैसे का भी व्यंग्य किया गया है कि इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि मैं स्कूल भी बना दूंगा, उसके बाद जो पैसा है वो 10-12 पीढ़ियां तक मेरे परिवार के बच्चों को कमाना नहीं पड़ेगा, इतना पैसा इकट्ठा हो गया। इसका मतलब ये व्यंग्य है कि कुछ लोग जो चंदा इकट्ठा करके या ट्रस्ट बना करके किसी बिल्डिंग का, इमारत का, मंदिर मस्जिद स्कूल का निर्माण करवाते हैं, उसमें चाहे वो सरकार का हो चाहे लोगों का पैसा हो, जहाँ लगता है 1 रुपये वहाँ पे 100 रुपये इकट्ठे कर लेते हैं, और बाकी जो 99 बच गए ना, वो कहाँ कहाँ लोग कैसे कैसे यूज़ करते हैं, उसका भी इसमें व्यंग्य है कि पाठशाला बन जाएगी, इतना पैसा बच भी जाएगा कि मेरी 10 पीढ़ियाँ 15 पीढ़ियाँ बैठी बैठी खा सकती हैं। तो ये भी एक व्यंग्य था कि पाठशाला बनवाने का सोच लिया है, और पाठशाला बनाने के लिए पाठशाला बन भी गई है। और अब हिमालय की कंदराओं से, हिमालय मतलब हिमालय पर्वत, वहाँ की कंदराओं से कुछ शिक्षकों को लाया गया है। अब शिक्षक भी कैसे कैसे होते हैं उस पर व्यंग्य किया गया। देखिए पहला शिक्षक है पंडित मंत्र मुग्धमणि, पंडित मुग्धमणि शास्त्री उनका नाम है, और तर्क वाचास्पति हैं, ये तर्क करते हैं। और वाचास्पति का मतलब है कि ये देख करके, वाचास्पति मतलब आंखों से अंधे हैं, और ये तर्क करेंगे,
ये उस शास्त्र को पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि इनमें कमेंट कर दिया, उन्होंने व्यंग्य किया है कि शिक्षा में जो शिक्षक पहला मिला वो के कि गुण के खिलाफ मिला है। दूसरे की बात करते हैं तो पाखंड प्रिय धर्माधिकारी को धर्मशास्त्र का अध्यापक बना। दूसरे जो अध्यापक थे उनको इन्होंने क्या बना दिया, वो कैसे हैं, पाखंड प्रिय हैं, उन्हें पाखंड पसंद हैं और धर्म अधिकारी हैं और धर्मशास्त्र के अध्यापक उन्हें बना दिया। कमाल की बात है, जो पाखंड करते हैं उन्हीं को क्या बना दिया, धर्मशास्त्र का अध्यापक बना। कहने का मतलब है कि शिक्षक भी ऐसे बना दिए हैं जो उस गुण के खिलाफ है जो उनका नाम रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें आएंगी, और भी शिक्षक आएंगे, उनकी सैलरी कौन देगा, कितनी देगा, सारी बातें हम करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम अगले वीडियो में। आपको इस वीडियो में इतना ही सोचना है कि जो लेख वो निबंध है, किसने लिखा है, कैसे लिखा है। तो पाठ का जो आप कुछ भाग पढ़ के देखिए, मैं केवल आपको सार समझा रहा हूँ। कोई टिप्स, कोई बात आपके जहन में आती है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ठीक से देखना है और मनन करना है और टेस्ट की तैयारी अच्छी करनी है। तो देखते रहिए इस वीडियो को, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।